दो शहर की नंद और गांव की भाभी। शन्नो उर्फ शांति देवी का पूरा परिवार आपस में बैठकर बातें कर रहा था। तभी शन्नो की मॉडर्न बेटी काव्या कहती है, मम्मी यू नो व्हाट, वो हमारी सहेली चिक्की है ना, कल उसके भाई की शादी हुई। लेट मी गेस, फिर तो चिक्की की भाभी एकदम उर्फी जावेद जैसी होगी। ओ शट अप सुमित भैया, आई एम नॉट जोकिंग। पता है मम्मी, उसकी भाभी बहुत ही मॉडर्न है, हमें भी वैसी ही मॉडर्न भाभी चाहिए। इवन हम दोनों अपने भाइयों के लिए अपनी भाभियां खुद चूज करेंगे जो बिल्कुल हमारी तरह मॉडर्न हो। आफ्टर ऑल हम शहर में रहते हैं। बस करो, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाऊंगी जो संस्कारी हों और जो इस घर को संभाल सकें, क्योंकि तुम दोनों तो सारा दिन लीपा पोती में लगी रहती हो। वैसे तुम दोनों को याद तो है ना, इस हफ्ते हम सभी को गांव जाना है। गांव जाने की बात पर शन्नो की दोनों बेटियां मुंह बनाकर कहती हैं, सॉरी मम्मी, लेकिन मैं और शनाया गांव जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप सब जाइए। शन्नो अपने बेटों के साथ अपने गांव चली आती है, जहां गांव की दो सीधी साधी लड़कियां चंदा और गुंजा से उनकी शादी करके उन्हें शहर अपने घर ले आती हैं। कितनी देर से डोर बेल बजा रही हूँ, मगर ये निकम्मी जैसे घोड़े तो घोड़े गधा बैल सब बेचकर सो गई हैं। तभी शन्नो की दोनों बेटियां शनाया और काव्या आंख मीचते हुए दरवाजा खोलती हैं। अपनी दोनों शहरी मॉडर्न ननद को देखकर गांव से आई चंदा गुंजा से कहती है, हाय दैया, गुंजा देख रही हो? हाँ चंदा, ऐसा लागत है हमारी ननद का जीन्स रातों रात चूहा को उतर दिया है। कोनो बात नहीं ननद जी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं, नहीं हम इसको सिल देंगे। बंद करो अपनी ये बकवास। मम्मी कौन है ये दोनों जाहिल गवार बहन जी? बहन जी नहीं ननद जी, हम तुम्हारी भाभी जी हैं। ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तुम्हारी भाभी चंदा और गुंजा हैं। ये गवार हमारी भाभी हैं। मम्मी आपने गांव जाकर हमारे भाइयों की शादी कर दी, मगर आपने आखिर हमारे भाइयों की शादी कब फिक्स कर दी? बस जब मैं गांव गई थी तो मुझे ये दोनों पसंद आ गई, और तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे भाइयों को भी पसंद है। अब खड़ी क्यों हो, अपनी भाभियों का गृह प्रवेश कराओ। दोनों मॉडर्न ननद गुस्से में अपनी गवार भाभियों का गृह प्रवेश करती हैं। तभी गुंजा जोर से कलश को लात मार देती है, जिस कारण कलश दूर जा गिरता है। तभी काव्या ताली बजाते हुए कहती है, वेल डन, गुड शॉट भाभी जी। थैंक यू ननद जी। वो कहा है ना, अपने गांव में हम गिल्ली डंडा के फेमस खिलाड़ी रहे हैं। गृह प्रवेश होने के बाद गुंजा और चंदा अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं, और वहीं काव्या और शनाया भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आते हैं, तभी चंदा पतीला भरकर चाय और ढेर सारी मोटी रोटियां अपनी ननद और अपने ससुराल वालों के सामने ले आती है। गुंजा ये क्या है? अजी आपकी आंखें हैं कि बटन दिखाई नहीं देते हैं, खाना है। वो अंग्रेजी में क्या बोलत है? ब्रेकफास्ट? हाँ उहे हम दोनों आप सभी के खातिर ब्रेकफास्ट बना कर लाए हैं। सुमित भैया, मनवीर भैया, क्या हुआ? अरे हमारी भाभियों ने इतने प्यार से स्पेशली आप दोनों के लिए ग्लास भरकर चाय दिया है और ये मोटी रोटियां बनाई हैं, खाइए और सेहत बनाइए। देख रही हो ना मम्मी, अगर हमारी गवार भाभियों का ब्रेकफास्ट इतना भारी है तो लंच और डिनर जाने कैसा होगा? कहीं ऐसा ना हो कि लंच और डिनर में हमारी ये गवार भाभी हमें खली और भूसा ही खिला दें। इस तरह से चंदा और गुंजा की मॉडर्न ननद उन दोनों के गांव से होने के कारण उनकी बहुत बेइज्जती करती है। तभी चंदा आंसू भरी आंखों से कहती है, सासू जी हमें माफ कर दीजिए, हम तो अपने गांव में ऐसे ही रात की बची हुई बासी रोटी भी चाय के साथ खा लेते थे। ओफो मेरी गंवार भाभियों, ये तुम्हारा गरीब गांव नहीं जहां चार झोपड़ी डालकर गांव बसा लिया, ये शहर है। और हमारे घर में ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट या सैंडविच खाते हैं। लेट्स गो काव्या। ननद जी तनिक देर ठहर जाओ, हम तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देते हैं, खा भी लेना और कॉलेज भी लेकर चली जाना। थैंक्स बट नो थैंक्स। और ये शहर है, गांव का सरकारी सड़क छाप स्कूल नहीं जहाँ टिफिन ले जाएं। काव्या रहने दे यार, हमारी गंवार भाभियों को क्या पता कि कॉलेज में कैंटीन नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ खाना मिलता है। आज हम वहीं पर कॉन्टिनेंटल खाना खाएंगे। मगर ननद जी घर के खान पान माँ और बाहर के खान पान माँ जमीन आसमान का अंतर होवत है, शरीर को ताकत घर के खाने से मिलत है। शनाया, काव्या
तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं। ओह प्लीज सुमित भैया, अब आप शुरू मत होइए। एक तो पहले इन दोनों जाहिल गंवार भाभियों ने हमारी जान खा रखी है। इसी तरह से वक्त बीतता है। शन्नो देवी की दोनों बेटियां शहरी मॉडर्न होने के कारण बात बात पर अपनी भाभियों को गंवार होने का ताना दिया करती। एक दिन वो दोनों शॉर्ट बैकलेस ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रही थी। तभी उनकी भाभियां उन्हें टोकती हैं। ननद जी, आप दोनों कहीं जाते हैं का? तुमसे मतलब। ननद जी, एक तो बात पूछें, आप हमेशा ऐसे टेढ़ा जवाब काहे देती हैं? टेढ़े मेढ़े के पैकेट में से निकली हैं क्या? स्टॉप इट, मैंने कहा हंसना बंद करो। अपनी भाभियों को ऐसे हंसता देखकर शनाया बुरी तरह से चिढ़कर चंदा और गुंजा को खींचकर चाटा मारकर कहती है, इनफ इज इनफ। जाहिल गवार झल्ली कहीं की, गवारों की तरह दांत फाड़ रही हैं। इन्हें तो हंसना भी नहीं आता। इतने में शन्नो वहां आ जाती है। शनाया, ये क्या बदतमीजी थी? तुमने अपनी भाभियों पर हाथ उठाया। तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। चंदा और गुंजा तुम्हारी भाभी हैं, रिश्ते में तुमसे बड़ी हैं, उनकी इज्जत करनी सीखो। जाने दीजिए सासू जी, ईमा ननद जी की कोनो गलती नहीं है। हम दोनों हैं ही जाहिल गवार, इसीलिए जो जीमा आवत है बोल देते हैं। अपनी माँ के कमरे में चली जाने के बाद जब उन दोनों शहरी घमंडी मॉडर्न ननद का मन नहीं भरता तो वो बेचारी चंदा और गुंजा को भली बुरी बातें सुनाने लगती हैं। मिल गई खुशी आज तुम दोनों को। दो कौड़ी की जाहिल गवार भाभियों के कारण हमें माँ से डांट खानी पड़ी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जिसके बाद गुंजा और चंदा चुप चुप सी रहने लगती हैं। वहीं एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है, जिस कारण शनाया और काव्या बारिश में भीग कर घर आती हैं। अरे ननद जी, आप दोनों इस तरह से भीग कैसे गईं? हमारे सामने से हटो, हमें तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। वी आर फाइन। ऐसा कहकर दोनों मॉडर्न ननद अपनी गवार भाभियों को धक्का मारकर कमरे में चली जाती हैं। मगर रात होने तक उन दोनों को तेज बुखार हो जाता है, जिस कारण वह डिनर करने भी कमरे से बाहर नहीं आती। ये देखकर चंदा और गुंजा उनका खाना कमरे में लेकर आती हैं। ननद जी, हम आप दोनों के लिए खाना लाए हैं, खा लेना। चंदा, लागत है कि तबीयत ठीक नहीं है। देख कैसी ढीली ढीली लागत है। हाय दैया, इन दोनों को तो बुखार है। फिर दोनों भाभियां अपनी दोनों ननद को रात भर ठंडे पानी की पट्टियां करती हैं, जिससे बुखार उतरने के बाद उन दोनों नंद को नींद आ जाती है। और सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो गुंजा कहती है, और ननद जी उठ गई आप दोनों, अब कैसे लागत है? अपनी भाभियों के मन में अपने लिए फिक्र भरा देखकर शनाया और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे क्या हुआ ननद जी, आप दोनों रो कह रही हैं? हमसे कोनो गलती हो गई क्या? नहीं भाभी, गलती आप दोनों से नहीं बल्कि आपकी ननद से हुई है। हमने आपकी कितनी बेइज्जती की, हर बार आपको गंवार कहकर आपको कितना नीचे दिखाया, मगर फिर भी आप दोनों के मन से हमारे लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। आप दोनों बहुत अच्छी हैं भाभी। हाँ भाभी, यू बोथ रियली वेरी नाइस गाय। अरे ननद जी, हम दोनों इंसान हैं, हम का इंसान रहने तो गाय भैंस ना ही बनाओ। चंदा की ये बात सुनकर काव्या हंसते हुए अपनी भाभी को समझाती है। भाभी, नाइस गाय का मतलब होता है एक बहुत अच्छा इंसान। ठीक बा, अब ननद जी आप दोनों ठहरी शहरी मेम और हम भैया गांव की देसी हैं। ऐसे में तुम अंग्रेजी में खिटपिट करोगी तो हमको कच्चू कैसे समझ आएगा? आप टेंशन मत लो भाभी, आपकी दोनों ननद अब आपको बहुत ही जल्दी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देंगी। इस तरह से गांव से आई चंदा और गुंजा अपने चुलबुले और खुश मिजाज अंदाज से अपनी शहरी मॉडर्न ननद को अपना बना लेती हैं, जिसके बाद शनाया और काव्या अपनी भाभियों को ड्रेसिंग सेंस से लेकर उन्हें इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश बोलना भी सिखा देती हैं। और ननद भाभी के बीच के इस बदलाव को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। पारुल का घर में गृह प्रवेश होता है। अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो। पारुल गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद उसकी शादी की बाकी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जैसे दूध में अंगूठी ढूंढना, दरवाजे पर हल्दी के छापे लगाना और भी बाकी की रस्में। वहीं पारुल को अपनी रसोई की रस्म का इंतजार होता है। अपने हाथ से जब मैं मीठी खीर बनाकर अपनी सास और अपने पति को खिलाऊंगी तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे।
पारुल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास मंदाकिनी उसके पास आती है और कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस हम सभी के लिए मीठे में रसमलाई बना लो और बाकी रसोई बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, रसोई सबसे पहले साफ कर लेना। जैसे ही पारुल रसोई में जाती है तो वो अपनी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कितनी गंदी रसोई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूं। सबसे पहले पारुल पूरी रसोई को साफ कर लेती है। सफाई होने के बाद पारुल को रसमलाई की रेसिपी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसके चलते वो कुछ देर वहीं खड़ी होती है और सोच में पड़ जाती है। तभी वहां उसकी नंद रूपाली आती है और उसे खड़ा हुआ देख उनसे पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ पर खड़ी क्यों? आपकी तो आज पहली रसोई की रस्म है, क्या आपको हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाना? रूपाली, मुझे तो सिर्फ खीर बनानी आती है, लेकिन माँ जी ने मुझे रसमलाई बनाने के लिए कहा है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि रसमलाई की रेसिपी होती कैसी है। हो माँ भी ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें YouTube से रसमलाई की रेसिपी निकाल कर दे देती हूँ, उसके हिसाब से तुम रसमलाई बना लेना। रूपाली पारुल को रसमलाई की रेसिपी निकाल कर दे देती है, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके चलते वो हार कर सबके लिए खीर ही बना लेती है। खीर बनाने के बाद वो सबको डाइनिंग टेबल पर खीर परोसती है। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो खाकर देखता हूँ। रुक जा बेटा, तू इस खीर को नहीं खाएगा। बहू पहले ये बात बता, ये गरीबों जैसी खीर बनाने के लिए तुझे किसने कहा था? अरे गरीब खानदान से आई है तो क्या हुआ, तुझे हमारे यहाँ के अमीरों वाले तौर तरीके तो सीखने ही होंगे। ये सुनते ही बेचारी बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। माँ जी, मुझे रसमलाई बनानी ही नहीं आती थी, इसलिए मैंने सबके लिए खीर बना दी। तुम जैसे फटीचरों का कुछ नहीं हो सकता, अमीर घराने में आना तुम डिजर्व भी नहीं करती थी। तभी वहां पर नागार्जुन आ जाता है और अपनी पत्नी मंदाकिनी को अपनी बहू से इस तरह बात करते हुए सुन लेता है। ये सब क्या है मंदाकिनी, पहले दिन पर ही तुम अपने बहू के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पारुल का पहला दिन है? हाँ, सही कहा आपने, मेरी ही गलती है, मैं ही अपने कमरे में चली जाती हूँ। मंदाकिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कोई भी खीर नहीं खाता और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डाइनिंग टेबल से सभी जूठे बर्तन उठाते हुए रसोई में ले जाने लगती है और रोते हुए अपने मायके को याद करने लगती है। मेरे मायके में तो जब मैं खीर बनाया करती थी तो मेरा भाई पूरा पतीला चाट जाया करता था, उसे मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद थी और माँ तो मुझे खुद अपने हाथों से खीर खिलाया करती थी, लेकिन इन अमीरों के घर में तो किसी ने मेरी इतनी प्यारी खीर खाई ही नहीं। मैंने कितनी मेहनत से ये खीर बनाई थी। पारुल को अपने अमीर ससुराल में पहले दिन पर ही अपना मायका याद आ जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन वो फिर से अपने ससुराल में सभी को खुश करने की कोशिश करती है और सुबह उठते ही सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन उसका बनाया हुआ नाश्ता किसी को भी पसंद नहीं आता। ओ माय गॉड, इतना सारा तेल, मैं ये सब नहीं खा सकती, प्लीज इसे डस्टबिन में फेंक दो। आज के मेन्यू में कोई गड़बड़ हो गई है क्या? ये सब किसने बनाया है? तभी वैभव जोर जोर से चिल्लाकर अपने सभी नौकरों को बुला लेता है और सबको डांटना शुरू कर देता है। ये सब देख पारुल अपने पति वैभव से कहती है, इन्हें मत डांटिए, इसमें से इन लोगों की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही इन सबको मना किया था कि आज ये कुछ ना बनाएं। मैंने अपने हाथों से सबके लिए बनाया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं असफल रही। सब लोग मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और अपना अपना पसंद का स्विगी पर ऑर्डर कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी नौकर वहां पर रखे सारे खाने को डस्टबिन में डालने वाले होते हैं। रुको रुको, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये खाना जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचेगा। एक काम करो, इसे पैक करके जानवरों को खिला देना। ये सब देख मंदाकिनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, इस गरीब नाली के कीड़े को सबक सिखाना ही होगा। जब इस घर में मेरी पसंद की बहू नहीं आई तो मैं उसे अपनी बहू मान ही नहीं सकती, और इसका मेरी बहू बनने का कोई लेवल भी नहीं है। ये तो इस घर की नौकरानी बनने के लायक ही है।
ऐसा सोचकर मंदाकिनी अपने घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है और सारे के सारे काम बेचारी पारुल के ऊपर थोप देती है। अब तुम इस घर में आ गई हो तो इस घर को नौकरों की जरूरत नहीं है। एक काम करो, जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई करके सबके कपड़े धो लो। हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं सारे काम करूंगी। पारुल ऐसा कहकर घर के काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका अमीर घर इतना बड़ा होता है कि वो घर में झाड़ू लगा लगा कर ही थक जाती है। मेरे मायके में मेरे माता पिता इतने गरीब थे, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी इतना काम नहीं करने दिया। हे भगवान, मेरे अमीर ससुराल में तो बहुत ज्यादा काम है। जैसे तैसे करके वो पूरे घर का काम कर लेती है और सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा भी देती है। ऐसे ही अब रोजाना मंदाकिनी पारुल को गरीब समझकर उसे घर की नौकरानी समझ लेती है और उससे घर के सारे काम करवाती है। एक दिन वह अपने कमरे में कॉफी पीते हुए अपने आप से कहती है, वाह मंदाकिनी वाह, तेरा भी अलग ही अंदाज है। तूने उस 2 कौड़ी की बहू को आखिर उसकी औकात दिखा ही दी। वो इस घर की नौकरानी बनने के लायक ही है और उसे उसकी हैसियत पर रखना ही सबसे अच्छी बात है। तभी कमरे के बाहर से नागा अर्जुन और उसका बेटा आकाश ये सब सुन लेता है। इसके बाद उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। माँ, इतने बड़े अमीर घर में रहने के बाद आपकी सोच इतनी छोटी और गिरी हुई है। मैंने तो ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकती है। बहुत अच्छे से जानती हो कि पारुल मेरे सबसे जिगरी यार भूपेश की बेटी है और उसके कितने एहसान है कि इस घर के ऊपर आज मैं इस जगह पर हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हूँ। तुमने एक बार भी उस मासूम सी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। बताओ, उसे इतने अमीर घर में आने के बाद भी अपनापन नहीं लग रहा होगा। वो तो हर बार अपने मायके को ही याद कर रही होगी। नागार्जुन की बातें सुनकर मंदाकिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस बेचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने का एक और मौका चाहती हूँ। मंदाकिनी ऐसा कहने के बाद अपनी बहू पारुल से भी माफी मांगती है और उसे उस दिन के बाद से अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में स्वीकारती है। अब वह अपने अमीर घराने के सभी तौर तरीके पारुल को बहुत ही प्यार और प्रेम से समझाती है, जिसके चलते पारुल धीरे धीरे अपने अमीर ससुराल में रहना सीख लेती है। अब उसके घर में बाकी के सारे नौकर भी आ जाते हैं, जिसके चलते पारुल अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।